बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है न्यू क्लासिकल अप्रोच। तो न्यू क्लासिकल अप्रोच जो है वो सबसे पहली बात तो किसके पर बेस्ड है? वो बेस्ड है क्लासिकल थ्योरी के ऊपर, यानी जो क्लासिकल अप्रोच है ना हमारी, उसी के ऊपर बनी हुई है ये, उसी को मॉडिफाई करके बनाई गई है और इम्प्रूव किया है, एक्सटेंड किया है किसको? क्लासिकल थ्योरी को। तब हमारे पास न्यू क्लासिकल थ्योरी निकल के आई है। ठीक है, तो हमने क्लासिकल थ्योरी में क्या पढ़ा था? हमने क्लासिकल थ्योरी में ये पढ़ा था कि जो पर्सन है, जो काम में जुड़े हुए हैं हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो लोग क्या है, मशीन की क्या है, पार्ट्स की तरह है हमारे लिए। ठीक है, और उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो क्लासिकल थ्योरी कंसंट्रेट करती है जॉब कंटेंट पे और मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज पे। ठीक, यानी जो फिजिकल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? हमारे ह्यूमंस जो होते हैं, जो भी ह्यूमन इंडल्ज है वो क्या है? हमारे फिजिकल रिसोर्सेज, इनके ऊपर काम करती है क्लासिकल थ्योरी। वहीं अगर हम न्यू क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो यह कहाँ ग्रेट एम्फेसिस करती है, कहाँ इसका फोकस रहता है? मेनली इंडिविजुअल पर्सन पे प्लस ग्रुप पे, रिलेशनशिप ग्रुप के कैसे हैं उस चीज के ऊपर इसका फोकस रहता है कि एक अकेला इंसान क्या सोचता है, उसकी क्या नीड्स और रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या शर्तें हैं काम करने की। ठीक है, और ग्रुप रिलेशनशिप की बात करें तो अगर हम आपको कहीं किसी भी जगह पे छोड़े तो अगर वहां का एरिया जो है लोगों से जो भरा हुआ जगह है वो फ्रेंडली होगी तो आप भी काम करना चाहेंगे वहां पे। और अगर वहीं देखें फ्रेंडली नहीं है, लोगों का नेचर अच्छा नहीं है, तो आप भी सोचेंगे यार मैं यहाँ से जल्दी निकलूं और दूसरी जॉब ढूंढूं या दूसरी जगह जाऊं। ठीक है, तो यहाँ ग्रुप रिलेशनशिप मैटर करता है वर्क प्लेस पे। It point out the role of physical and sociological in the understanding of individual and group behavior। यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर के अंदर हम किसको मेन पॉइंट आउट कर रहे हैं? मेनली साइकोलॉजिकल नीड को और सोशियोलॉजिकल नीड को। ये दो मेन हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट होती है बेसिक एक हर ह्यूमन की, तो इनको हम हाईलाइट करते हैं यहाँ पे। पर लेकिन देखा जाए तो हर इंडिविजुअल की बेसिक नीड अलग होती है, हर किसी की मानसिकता अलग होती है, हर किसी का स्वभाव अलग होता है। ठीक है, कोई चाहता है कि मैं बहुत घुलूं मिलूं, वहीं कोई चाहता है कि मैं कोई किसी से फालतू बात ना करूं, अपने काम से काम रखूं। तो सोशियोलॉजिकल नीड अलग अलग होती है। वहीं साइकोलॉजिकल नीड, कोई पैसे ज्यादा लेकर खुश हो जाता है, कोई ज्यादा तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल नीड भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ये दो चीजों पे फोकस किया गया है और ये दोनों चीजें क्या है, इंडिविजुअल में भी देखी जा रही है और ग्रुप बिहेवियर में भी देखी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नाम आया है हमारे पास, जॉर्ज एल्टन म्यो। ये जो है ये ऑस्ट्रेलियन के थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक स्टडी करी, एक एक्सपेरिमेंट करा। कहाँ पे करा? हॉथॉर्न प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी ऑफ एट शिकागो। शिकागो की एक इलेक्ट्रिकल कंपनी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वहां के लोगों को स्टडी किया। ठीक है, इन्होंने अपनी फिलॉसफी की ये एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की थी? पीटर्स कॉलेज से। ठीक, अब इन्होंने एक टीम को लीड किया जो क्या कर रही थी, रिसर्च कर रही थी फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विच कैरिड आउट एट इन्वेस्टिगेशन इन ह्यूमन प्रॉब्लम, कि ह्यूमंस की क्या बेसिक नीड होती है, क्या उनको प्रॉब्लम होती है, किन चीजों को वो फेस करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पाया कि हर एक पर्सन जो है वो इंडिविजुअल अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे इनफॉर्मल ग्रुपिंग के बारे में बात की गई और इनफॉर्मल रिलेशनशिप के बारे में और पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो, अगर मैं आपसे रेगुलरली देखूं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा ओपन अप होंगे बजाय कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचर्स के। ठीक है, हालांकि आप अपने पेरेंट्स को काफी बातें बताते होंगे, पर आपके फ्रेंड्स के साथ जो ज्यादा आपका होगा, ओपनली बातें होती होंगी। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि हम इनफॉर्मल जब ग्रुपिंग की बात करते हैं तो हम नॉर्मली कैजुअली कैसे सोशलाइज करते हैं उस चीज को रिफर कर रहे हैं यहाँ पे, इनफॉर्मल ग्रुपिंग और रिलेशनशिप के थ्रू। ठीक, यहाँ पे हमारे पास जो एल्टन म्यो थे, इन्होंने जनरली रिकॉग्नाइज किया, इनको जनरली रिकॉग्नाइज किया गया एज ह्यूमन रिलेशन स्कूल। तो ह्यूमन रिलेशन स्कूल के फादर के रूप में ये जाने गए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन रिलेशन स्कूल के फादर कौन है तो यहाँ कौन आ जाएगा? एल्टन म्यो।
तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये यूनिवर्सिटी के थ्रू इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या पाया इन्होंने कि हर इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ग्रुपिंग की, यानी कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिल्ड करने की जरूरत रहती ही है। ठीक है, अब इस न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंदर इस एक्सपेरिमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया है। पहले हम इसके की फीचर और प्रिंसिपल देख लेते हैं न्यू क्लासिकल अप्रोच के। तो यहाँ पे हमारे पास की फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, सबसे पहले है एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल। ये क्या ज्यादातर किसके ऊपर फोकस करता है? एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर फोकस करता है। हर एक इंडिविजुअल पर्सन की अपनी बेसिक नीड्स होती हैं। अब आप हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, ठीक है, आप सबसे बात करते हो, पर कई कई लोग क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, बिल्कुल किसी से बात नहीं करना, अपने आप में रहना। ठीक, कई कई लोग बहुत ज्यादा पैसे को ध्यान में रखते हैं कि मेरे को जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है वो मनी ओरिएंटेड हो, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले इस काम के। कई लोग क्या होते हैं कि मुझे इससे ज्यादा से ज्यादा इज्जत मिले इस काम से। ठीक है, तो पैसा सबको अच्छा लगता है पर साथ में इज्जत भी मिले, तो ये चीजें हो जाती हैं। तो रिस्पेक्ट किसी के लिए मायने रखती है, किसी के लिए मनी मायने रखता है। तो ऐसे अलग अलग क्या होता है, हर एक की सोच अपनी होती है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल को एम्फेसिस किया गया है। न्यू क्लासिकल थ्योरी व्यू इंडिविजुअल एज मोर देन जस्ट कॉग इन मशीन। मशीन के एक पुर्जे की बजाय एक बड़ी चीज की तरह देखती है इंडिविजुअल को, कि जो एक इंडिविजुअल काम करने आया है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सिर्फ एक मशीन का पार्ट नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है। और उसकी डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है, नीड्स है, मोटिवेशन उसकी अलग तरीके से होगी। हर एक पर्सन को अलग चीज मोटिवेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क ग्रुप। इट हाईलाइट द रोल ऑफ इनफॉर्मल वर्क ग्रुप। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इनफॉर्मल वर्क ग्रुप की। यानी कि हम सिर्फ ये नहीं है कि मैनेजर ने एक तरीके से सबऑर्डिनेट को मैसेज पहुंचाया, फिर उसने सबऑर्डिनेट को पहुंचा दिया। नहीं, यहाँ पे क्या है, एक तरीके का इनफॉर्मल वर्क ग्रुप, यानी कि जो निचले तबके के लोग हैं वो ऊपर वाले लोगों से बातचीत कर सके, उनका भी एक इंटरेक्शन हो, कहीं ना कहीं उनकी भी एक जान पहचान हो। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय वेलबींग। अब मान लो आपको टीचर की बजाय प्रिंसिपल आके आपको किसी तरह की शाबाशी दे, किसी तरीके से अप्रेज करे, ठीक है, आपकी किसी तरीके से तारीफ कर दे क्लास में, तो वो आपके लिए बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, कि हाँ मेरे को तो प्रिंसिपल ने बोला। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही है कुछ कि हम जब ऊपर के लोगों को नीचे के लोगों के साथ मिलाते हैं, तो वो जो नीचे के लोगों की प्रोडक्टिविटी होती है ना, तो वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे आपको प्रिंसिपल अगर आके बधाई दे किसी कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वहीं आपको क्या हो जाएगा, एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ अब तो मैं और ज्यादा करूंगा, ठीक है, मेहनत, ताकि मैं दोबारा से उनसे मिल पाऊं और उनकी नजरों में आ पाऊं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो यहाँ पे न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या करती है, इनकरेज करती है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक तरीके की उनकी सेंस बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि हर एक को डिसीजन मेकिंग की नॉलेज नहीं होती। ठीक है, आपको नहीं पता होगा, अगर आप लड़की हो तो आपको नहीं पता होगा कौन सी किस तरीके की वॉच मुझे किस तरीके की उसके साथ पहनी है। ठीक है, मैन की वॉच की अगर मैं बात करूं तो आपको नहीं पता होगा मेंस का टेस्ट क्या होगा। वहीं अगर मैं लड़कों की बात करूं तो लड़कियों को कौन सी कलर की ड्रेस पसंद आएगी, ये ज्यादा अभी नहीं पता होगा। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पैक्ट करती है, यहाँ पे उनकी सेंस ग्रो की जाती है ओनरशिप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशन इट एम्फेसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप। पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप क्या होते हैं, आपके मदर ही होंगे, उन्होंने आपके आसपास में पड़ोस में कहीं ना कहीं बना के रखी होगी, तो उसी तरीके को कहते हैं सोशल रिलेशनशिप। यानी आपके आस पड़ोस में आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे किस तरीके से व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, उस चीज को क्या कहते हैं, सोशल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जब हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ एम्प्लॉयज है हमारे इर्द गिर्द, तो एम्प्लॉयज है, मैनेजर है, रिसर्चर है, तो इनके बीच में क्या हो, जो रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रांग हो और इतना अच्छा हो, इतने अच्छे तरीके से सोशलाइज करे, पॉजिटिविटी हो, कि यहाँ पे क्या हो, इम्पैक्ट को किस चीज को करे, पॉजिटिवली प्रोडक्टिविटी को, और क्या करे, मोटिवेट करे लोगों को काम करने के लिए।
यानी जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेशन मिले कि हम और अच्छा काम करें, क्योंकि हमारे मैनेजर तो बहुत अच्छे हैं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस क्या है यहाँ पे? दिस थ्योरी ड्रॉज अपॉन इनसाइट फ्रॉम साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। तो यहाँ पे किन दो चीजों को बहुत ज्यादा मायने रखा गया है? साइकोलॉजिकल नीड और सोशियोलॉजिकल। ठीक है, इन दो चीजों को बहुत ज्यादा हमने क्या किया है, ध्यान दिया है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाती है? ये दोनों चीजें हमारी बिहेवियर साइंस में आती हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास हॉथॉर्न स्टडी। ये हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे एक कंपनी थी, इलेक्ट्रिकल कंपनी, जो कि शिकागो बेस्ड थी। तो 1920 और 1930 के बीच में यहाँ पे एक क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है इन शेपिंग द न्यू क्लासिकल अप्रोच। न्यू क्लासिकल अप्रोच को एक तरीके से बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, इस एक्सपेरिमेंट का या इस स्टडी का। ठीक। लास्ट है हमारे पास फ्लैट स्ट्रक्चर एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हम आपस में किसी से भी कोई भी किसी भी तरीके से बात कर सकता है। जब वर्कर सबऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट और मैनेजर से बात कर सके, इस तरीके की जहां बातचीत हो, उसको कहते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर। यानी कि कोई भी किसी तरीके की बातचीत करने की पाबंदी ना हो किसी से भी। ये ना हो कि मैनेजर कहे कि नहीं, ऊपर नहीं जाना, ऊपर से बात नहीं करनी, ऊपर के लोगों से बात नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे उसको कहते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है हमारे पास? डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मान लीजिए मैनेजर्स को कुछ पावर दी जाती है। अब वो पावर्स जो होती हैं वो किसी तरीके से मैनेजर अपने तक ही रख लेता है। ठीक है, मान लो मुझे कमांडिंग की या किसी तरीके की पावर दी गई है और मैं उसको अपने तक ही रखूं और अपने तरीके से उसको मोल्ड करके यूज करूं, तो उसको क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज। और अगर वही मैं उस पावर को बांट दूं कि ये तुम ये देख लेना, तुम ये देख लेना, और तुम ये यूज कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पे जब बांट जाती है पावर को, तो क्या कहा जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और डिसेंट्रलाइजेशन होती है न्यू क्लासिकल थ्योरी। ठीक। तो यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या है न्यू क्लासिकल थ्योरी के? तो ये क्या है? सबसे पहले तो बेस्ड है एजम्पशन पे। तो ये एजम्पशन जो है दैट मेक्स इट्स स्ट्रक्चर इररिलेवेंट। ये जो एजम्पशन है वो क्या करती है? इस स्ट्रक्चर को इररिलेवेंट बना देती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर है, और उसकी वजह से ये क्या हो जाती है? ये एजम्पशन की वजह से यहाँ पे हमारा ड्रॉबैक क्रिएट करती है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है। देन नेक्स्ट है दिस थ्योरी इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, हमने क्या किया है? क्लासिकल थ्योरी को ही मॉडिफाई कर दिया है। और क्या कर दिया है? इंक्लूड कर दिया है बिहेवियरल साइंस को। यानी दो चीजों को हमने इंक्लूड कर दिया है, दैट इज सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, और ज्यादा कोई हमने इम्प्रूवमेंट नहीं करी है। ठीक। लास्ट है हमारे पास कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या आएगा? द न्यू क्लासिकल थ्योरी ट्राई टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में जो भी ड्रॉबैक्स क्रिएट हुए थे उनको ओवरकम करने की कोशिश की गई है बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच। यहाँ ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच को हमने इंक्लूड करा है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हमने इंक्लूड करा है। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन की स्टडी के लिए। तो ये था टॉपिक हमारा न्यू क्लासिकल थ्योरी का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।